आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजरायल संघर्ष पर बोले प्रमोद तिवारी, कहा नियमों का उल्लंघन करने वाले देश से क्या प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। मणिपुर में हिंसा से कारोबार प्रभावित होने पर स्थानीय उद्यमियों ने जताई चिंता। सपा से निकाले गए विधायक होंगे भाजपा में शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए संकेत। सुरेंद्र राजपूत पर मोदी का वार, बोले ईरान पर हमले के वक्त चुप क्यों थी भारत सरकार। राबड़ी देवी के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद 7वें आसमान पर खामनेई का गुस्सा, दी चेतावनी, कहा यहूदी दुश्मन ने बड़ा जुर्म कर दिया, अब दिखाएंगे अपनी ताकत। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता, शांति और संयम की अपील की है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर इजरायल ने हमला किया और हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका आकर शामिल हो गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल से भी बात करेंगे जिन्होंने हमला किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की, शांति संयम की अपील भी की, पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके इजरायल ने हमला किया, हमलावर इजरायल, और हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका आता है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सबका उल्लंघन करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिसका उल्लंघन हुआ है उसका तो बात करते हैं, शांति बनाओ, पर जो हमलावर इस मामले में है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय नियम का, क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल से भी वार्ता करेंगे? उन्हें भी ये सीख देंगे, उन्हें भी समझाएंगे, या उसी को जिसकी सीमा का उल्लंघन हुआ है? क्या आप ये भारत सरकार से मांग कर तलाशा जाए? भाई, शांति की अपील तो सारे पक्षों से होनी चाहिए, संयम की अपील तो सारे पक्षों से होनी चाहिए। एक से क्यों, मैं जानना चाहता हूं। क्या करें वो, क्या न करें, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं, निर्णय लें वहां क्या करना है। पर एक यक्ष प्रश्न तो है, इजरायल ने सीमा पार करके ईरान पर हमला किया, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके B-2 प्लेन लेके हमला किया। उनसे शांति संयम की अपील नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर नियमों का उल्लंघन हुआ है, उनसे अपील नहीं होगी। गाजा पट्टी में जिन निर्दोषों पर बम गिराए जा रहे हैं, वो बमों से, बारूद से तो मर ही रहे हैं, उससे ज्यादा भूख से मर रहे हैं। उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी इजरायल से नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, या वही जो पार्टी का अटूट रिश्ता है इजरायल और भाजपा का, उसे निभाएंगे। मणिपुर के पिछले 2 महीने से हिंसा प्रभावित रहने के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं, जिसका सीधा प्रभाव कारोबारी समुदाय पर पड़ा है। राज्य में कई उद्यमियों ने कहा है कि 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद से कारोबारी समुदाय के अलावा समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। आईटी कंपनी एडल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक याइको हमा ने कहा कि अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, लगभग हर कोई प्रभावित हुआ है। 3 मई से पहले जीवन सामान्य था। पिछले कुछ सालों में हम प्रगति के पथ पर थे, कारोबार फल फूल रहे थे। कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के बाद लोग रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये जातीय झड़पें हुई, अब हमारा जीवन बदल गया है और लोगों के कारोबार करने का तरीका भी बदल गया है। असल में इसने हमें कुछ साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सामान्य लेन देन रुकने के अलावा इंटरनेट पर निर्भर कारोबार थम सा गया है। हमें अपने ऋण की अदायगी के लिए इंटरनेट की जरूरत है। उपभोक्ता हमें भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हम समय पर जीएसटी, माल एवं सेवा कर का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। निकथेमचा पिछले
15 सालों से बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे और वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए 2018 में अपने गृहनगर लौटे थे। इम्फाल वेस्ट जिला स्थित सेंगथेल गांव के पास रहने वाले एक शेयर कारोबारी एन संदीप मेती ने कहा कि कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के बगैर हम पैसे कैसे भेज सकते हैं। परिवहन के बगैर बुनियादी ढांचा विकास का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि प्रगति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत ही सुंदर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी कूटनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने बड़ा सुंदर लेख लिखा है कि हमारी जो मान्यता थी या कूटनीतिक शक्ति थी वो धराशायी हो चुकी है। अब मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में सत्ता ट्रांसफर हो रहा था तो बॉर्डर लगा हुआ है भारत से अफगानिस्तान का एक कुछ हद तक, लेकिन भारत तो स्टेक होल्डर नहीं था, दुनिया के दूर दूर के देश थे। तो जो हमारी कूटनीतिक प्रभाव था दुनिया में वो शून्य हो गया है। और पाकिस्तान भले ही असफल देश हो, आतंकवादी देश हो, उसके साथ दर्जनों देश खड़े हो गए और हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे संकट में ईरान तो जरूर सबको फोन करेगा, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, हमारा महत्व क्या रह गया, प्रभाव कहाँ रह गया? ना यूएन में रह गया, न वर्ल्ड बैंक में है, न आईएमएफ में है, न एडीबी में है, और न पश्चिम एशिया के किसी वार्तालाप में है। तो एक कटसी काल है, ठीक है, वो कटसी काल होती रहती है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। जहां तक भारतीय विद्यार्थी या भारतीय नागरिकों को ईरान से ले आने की बात होती है, वो तो सरकार का काम है, पहले भी ऐसा होता रहा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज से 2 दिवसीय प्रवास पर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर रायपुर में बैठक लेंगे। इसमें आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा कर प्लानिंग बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में भाजपा की तुलना में कांग्रेस संगठन के कमजोर परफॉर्म और नेताओं की निष्क्रियता का मुद्दा फिर से गरमाया जा सकता है। आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं, बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। ये मॉनसून सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है और विधायकों की बैठक भी आप लेने वाले हैं। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ में कल नक्सलियों को चैन से सोने और बैठने नहीं, हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी है करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव में आपके गोपाल इटालिया की बढ़त पर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ी जीत है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आप पार्टी के रूप में खत्म हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हार के बाद आप लुधियाना पश्चिम जीत रही है और हम आपके गढ़ गुजरात में भी बड़े अंतर से उपचुनाव जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में जब तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब का लुधियाना जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के अंदर हम बाई इलेक्शन जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी जीत है। और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक जबरदस्त वापसी है। लेकिन गुजरात की एक दूसरी सीट पे आप लोग काफी राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 3 विधायकों पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित विधायकों में राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन किया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है, क्या भारत सरकार ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के कथित हमलों की निंदा की? राजपूत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं ले रही है और इजराइल का मौन समर्थन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया था, ईरान के राष्ट्रपति ने फोन नहीं किया, तो कृपा करके ये चीज जरूर ठीक करें, नंबर 1। नंबर 2, जब बात हुई है तो भारत की सरकार का रुख क्या है, उन्होंने क्या बात की महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि इजराइल ने और अमेरिका ने आक्रमण किया है ईरान पर। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है। स्पष्ट रूप से ईरान को तबाह और बर्बाद करने का काम इजराइल कर रहा है, उनकी सीमाओं का अतिक्रमण अमेरिका कर रहा है। तो क्या हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल की मजम्मत की, उनके विरोध में पत्र लिखा, उनके विरोध में हमारी विदेश नीति का स्टैंड हुआ? इन सारी बातों का महत्व है। दुर्भाग्य है इस वक्त कि भारत की सरकार कोई भी साफ साफ स्टैंड लेने से बच रही है और वो इजराइल का मौन समर्थन कर रही है। आने वाला समय इन सारी चीजों को याद रखेगा। आने वाले समय में गाजा की हत्याएं भी याद की जाएंगी, आने वाले समय में ईरान के ऊपर आक्रमण भी याद किया जाएगा। और जिस वक्त ये आक्रमण हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप थी और उस ईरान पर आक्रमण हो रहा था जो सदियों से हमारा विश्वस्त सहयोगी रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर का मुद्दा कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो पाया, जिसने हमारे खराब समय में हमें तेल देकर के मदद की है, जिसको हमने तमाम तरीकों से मदद की है। उस ईरान के साथ भारत की सरकार खड़ी न होकर के क्या साबित करना चाहती है, प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। आज आरजेडी ऑफिस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहे।
देखिए, आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी से पहले और बाद में हमेशा देश में सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज देखिए कि क्या हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। भारत कुछ भी नहीं कह पा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए। जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। सोच दी देश को, दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के। इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के जमाने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का। दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को। कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया। राजस्थान में मानसून की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस कारण आज राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 23 और 24 जून को बारिश की चेतावनी के तहत जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और एमपी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश, तो कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट भंवरगढ़ में 190 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट में और भी 3-4 जगहों पर हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ में टोंक और धौलपुर में भी कहीं कहीं हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन मेघ गर्जन और बारिश के रूप में जारी रहेगा। आज कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। खासकर बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और कहीं कहीं रेड अलर्ट भी दिया गया, यानी कि इन जिलों में कहीं कहीं 200 mm से ज़्यादा रेनफॉल अगले 24 घंटों के दौरान आ सकती है। इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र,
साथ ही साथ उदयपुर भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस सिस्टम का असर 24 और 25 जून को भी पूर्वी राजस्थान में बना रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भी दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद आज पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन हमलों को बड़ा अपराध करार देते हुए कसम खाई है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और उसको दी जा रही सजा जारी रहेगी। हालांकि आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने बयान में अमेरिका का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामेनेई ने कहा कि सजा जारी है। यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त ही सजा दी जा रही है। आईटी कंपनी एडल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक याइको हमा ने कहा कि अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, लगभग हर कोई प्रभावित हुआ है। 3 मई से पहले जीवन सामान्य था। पिछले कुछ सालों में हम प्रगति के पथ पर थे, कारोबार फल फूल रहे थे। कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के बाद लोग रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये जातीय झड़पें हुई, अब हमारा जीवन बदल गया है और लोगों के कारोबार करने का तरीका भी बदल गया है। असल में इसने हमें कुछ साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सामान्य लेन देन रुकने के अलावा इंटरनेट पर निर्भर कारोबार थम सा गया है। हमें अपने ऋण की अदायगी के लिए इंटरनेट की जरूरत है। उपभोक्ता हमें भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हम समय पर जीएसटी, माल एवं सेवा कर का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। निक थेमचा पिछले 15 सालों से बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे और वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए 2018 में अपने गृहनगर लौटे थे। इम्फाल वेस्ट जिला स्थित सेंगथेल गांव के पास रहने वाले एक शेयर कारोबारी एन संदीप मेती ने कहा कि कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के बगैर हम पैसे कैसे भेज सकते हैं। परिवहन के बगैर बुनियादी ढांचा विकास का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि प्रगति नहीं हो पा रही है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने अमेरिकी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च किया, साथ ही फलस्तीनी झंडे लहराए और ईरान से हाथ हटाओ और ईरान पर युद्ध बंद करो लिखी तख्तियां पकड़कर नारेबाजी की। वहीं ईरान पर किए गए हमलों और इजराइल के प्रति समर्थन को लेकर अमेरिकियों ने भी चिंता भी जाहिर की है। अमेरिका ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था। हमलों के विरोध में न्यूयॉर्क में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने ईरान संघर्ष के साथ ही गाजा में सैन्य अभियान के लिए इजराइल की आलोचना की। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका के कई शहरों में हाई अलर्ट है। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने कहा कि वो ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर शहर के प्रमुख स्थलों पर अधिक पुलिस तैनात कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि पूरे शहर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अमेरिका के लोगों ने इजराइल के समर्थन को लेकर चिंता जताई। इराक युद्ध की यादें ताज़ा करते हुए लेटॉन ने कहा कि मेरा विचार खतरे को खत्म करना है, जैसे कि बुश ने इराक में किया था। हम खतरे को खत्म करने जा रहे हैं। हम सामूहिक विनाश के लिए हथियार खोजेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। क्या यही उनकी योजना के मुताबिक हुआ? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। फ्लोरिडा के केंट बेराम ने कहा कि ट्रंप का कांग्रेस से स्पष्ट समर्थन के बिना इस हमले को मंजूरी देना थोड़ा अपमानजनक था। वो ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का समर्थन करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से सहमत नहीं है। हम सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। जाहिर है कि हमारे सभी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई हो रही है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।